नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम। आप सबों का हार्दिक स्वागत है इस YouTube चैनल में। और इस YouTube चैनल में आपके लिए मैं लगातार प्रश्नों की बौछार कर रहा हूं और उसको मैं अपने शब्दों में हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं। वॉच दिस वीडियो 2 or 3 times. Definitely, I sure you will be benefit about it. For your competitive examination, this is the very best channel. Watch this video. Please share and subscribe. Thanks a lot. Let's start one by one. The section is art and culture. Art and culture is especially for UPSC and other competitive examinations. But for the UPSC candidate, they are very, very beneficial from this section. So let's start the first question. मौर्यकालीन कला और वास्तुकला के बारे में है। मौर्यकालीन कला और वास्तुकला पे विचार कीजिए और बताइए कि पाषाण प्रमुख सामग्री मौर्य कला की पहचान थी, यानी पत्थरों से अधिक चीज बनाए जाते थे। चंपारण में लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ अशोक के समय में निर्मित किया गया था। चंपारण में जो लोरिया नंदनगढ़ है, क्या वो अशोक के काल में बनाया गया था? जहां तक प्रथम ऑप्शन का सवाल है कि अधिकांश चीजें पाषाणों से बनती थी, पत्थरों से बनती थी, जी नहीं, अधिकांश चीज लकड़ी के बने हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था वो वास्तव में लकड़ी निर्मित है। और अशोक के समय स्तंभों का शिलालेख राज्य के जो प्रतीक के रूप में, युद्ध की जीत के रूप में महान महत्व है इसका। उसने सामाजिक उद्देश्यों, सामाजिक अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कई स्तंभों का निर्माण किया। चंपारण में जो लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ है और वाराणसी के जो सारनाथ का स्तंभ है वो अशोक के शासनकाल में ही बनाया गया था। नेक्स्ट है कि विभिन्न प्रकार के जो नृत्य हैं और उससे जुड़े हुए राज्य हैं उस पे आपको बताना है कि क्या काराकट्टम तमिलनाडु से है, तमांग सेलो मिजोरम, कोली महाराष्ट्र। विच आर द करेक्ट नेक्स्ट, कौन से सही सुमेलित हैं? तो प्रथम काराकट्टम जो है वो तमिलनाडु से ही है, महाराष्ट्र कोली भी महाराष्ट्र से ही है, लेकिन मिजोरम में तमांग सेलो नहीं है। तमांग सेलो सबसे पहले काराकट्टम तमिलनाडु का एक प्राचीन लोक नृत्य है जिसका प्रदर्शन देवी मरियम की प्रशंसा में किया गया है। प्राचीन तमिल महाकाव्य के अनुसार इस नृत्य को भारतनाट्यम से लिया गया है और यह तमिल नृत्य में कई रूपों का मिश्रण है। तमांग सेलो नेपाली के लोकगीत की एक शैली है। नेपाली के लोकगीत की शैली है तमांग शैली। नेपाल, भारत और विश्व भर में नेपाली भाषी समुदाय के लोग बहुत ही लोकप्रिय ही है। इसका गायन आमतौर पर तमांग वाद्य यंत्र जैसे दम्फू, मदायाल, पुंगेना के साथ किया जाता है। कोली नृत्य जो है वो महाराष्ट्र के मछुआरा समुदाय के द्वारा नाचा जाता है। कौन कौन सी परंपराएं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कौन सी परंपराएं जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, विश्व विरासत में, लेकिन सांस्कृतिक अमूर्त विश्व विरासत में शामिल है। कुटियाट्टम, योग, राजस्थान का कालबेलिया लोक नृत्य और वो कलियारा पट्टू। तो आपको पता होगा कुटियाट्टम, योग, राजस्थान का कलियावली नृत्य। इसके अलावा मतलब टोटल अभी 13 गो अमूर्त विरासत में शामिल है वर्ल्ड हेरिटेज में। लेकिन लेट्स सी अबाउट इट। सबसे पहले कि एक तो वैदिक जाप है जो ओम नमः शिवाय होता है, रामायण, रामलीला। दूसरा है कुटियाट्टम, एक संस्कृत थिएटर है। रमन जो कि गढ़वाल हिमालय के धार्मिक त्योहारों का एक धार्मिक अनुष्ठान है। उसके बाद मुडियट्टू, ये भी एक थिएटर है जो केरल का लोक नृत्य है। कालबेलिया, ये भी लोक नृत्य है जो राजस्थान के से जुड़ा हुआ है। छऊ नृत्य, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, लद्दाख में बौद्ध जप, हिमालय के लद्दाख क्षेत्र में और जम्मू और कश्मीर में, और भारत के पवित्र जो बौद्ध ग्रंथों का पाठ होता है जिसमें गौतम बुद्ध के ध्यान के बारे में बताया जाता है। मणिपुर का जो संकीर्तन है, जो गायन है, जो नगाड़े हैं, जो नृत्य हैं। पंजाब में ठटेरा द्वारा जो बनाया जाने वाला बर्तन है पीतल का, तांबा का, वो बहुत ही प्रचलित है, इसको भी अमूर्त विरासत में शामिल किया गया है। इसके अलावा योग, जो हम लोग पता है कि 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है और मोदी जी के शासनकाल में बहुत ही बेहतरीन प्रयास करने के बाद योग को विश्व विरासत में शामिल भी किया गया और आज पूरे विश्व में
लगभग 170 देश ऐसे हैं जो योग दिवस के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। उसके बाद नवरोज जो रोजा होता है, और फाइनली कुंभ मेला। अभी तक 13 गो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया जा चुका है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी भारतीय गणराज्य के द्वारा स्थापित किया गया पहली राष्ट्रीय अकादमी है। दूसरा है कि यह वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है और सरकार द्वारा योजनाओं और कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए पूरी तरह से वित्त पोषित है। कौन सा कथन सही है? दोनों दिए गए कथन सही है। संगीत नाटक अकादमी, जिसमें संगीत, नृत्य, नाटक के लिए भारत की जो राष्ट्रीय अकादमी है, जिससे बहुत बड़े बड़े लोग निकल कर आए हैं, भारत गणराज्य द्वारा स्थापित जो कला की जो पहली राष्ट्रीय अकादमिक है, जो वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के 31 मई 1952 के एक संकल्प के द्वारा 1952 में भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया। प्रथम इसके जो अध्यक्ष थे वो पीवी राजमन्नार थे। संगीत नाटक अकादमी वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है, ऑटोनोमस मतलब बॉडी है। सरकार द्वारा जो योजनाएं हैं, जो कार्यक्रम है, उसके कार्यान्वयन के लिए पूरी तरह से यह वित्त पोषित उसको पैसा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जामदानी बुनाई क्या है? ये जामदानी बुनाई किससे जुड़ा हुआ है? जामदानी बुनाई महीन मलमल जिस पर सजावटी रूपों का मतलब बुना जाता है, सजावटी रूपों का रूपांकन होता है, पश्चिमी भारत की सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय परंपरा है। कार्य जिसे कपास और सोने के धागे से किया जाता है। विच आर द करेक्ट? ऑप्शन 1 और 3 आर करेक्ट। पश्चिमी भारत में फेमस नहीं है, बल्कि जामदानी जो है बांग्लादेश का नारायणगंज जिला है, उसके दक्षिणी रूप में सदियों से उत्पादित एक महीन मलमल का एक कपड़ा है। ऐतिहासिक रूप से इसको मुगल सम्राटों के शाही फरमान द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के तहत औद्योगिक रूप से निर्मित जो वस्त्रों के पक्ष में जो बहुत सारे बंगाली जामदानी और मलमल उद्योग तेजी से गिरावट आ गई, क्योंकि औपनिवेशिक शासनकाल में अंग्रेजों ने बहुत दोहन किया, उद्योगों का विनाश कर दिया। हाल के वर्षों में बांग्लादेश में जामदानी के उत्पादन में फिर से वृद्धि हो रही है, बहुत अच्छी बात है। जामदानी आमतौर पर कपास और सोने के धागे के मिश्रण का उपयोग करके बुना जाता है। नरेंद्र मोदी को भी मिला होगा बांग्लादेश से। जी हाँ, बिल्कुल, नरेंद्र मोदी को एक शॉल मिला है, ये भी जामदानी का बना हुआ है। जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया जा चुका है 2013 में ही। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ऑफ बांग्लादेश जामदानी इज ऑल्सो इंक्लूडेड। 2016 में बांग्लादेश को जामदानी साड़ी को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग भी मिल चुका है। 2016 में जीआई टैग जामदानी साड़ी। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में संगीत की समृद्ध परंपरा थी। संगीत की विभिन्न शैलियों और पहलुओं को उजागर करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी रचना या कौन सा ग्रंथ रचा गया था? नाट्यशास्त्र, बृहद संहिता, बृहद देशी। सही कोट का चयन कीजिए। यू नो अबाउट दैट कि नाट्यशास्त्र और बृहद देशी दो ऐसे प्राचीन ग्रंथ हैं जिस पर विभिन्न प्रकार के संगीत और विभिन्न प्रकार के शैलियों का जिक्र किया गया है। क्योंकि भारत में प्राचीन काल से ही चली आ रही है ये सब जो संगीत प्रणाली का इतिहास वेदों में भी मतलब व्याख्या किया गया है। संगीत पर सबसे पहला जो ग्रंथ है भारत के द्वारा रचित है वो है नाट्यशास्त्र, जो भरत मुनि द्वारा रचित है। भरत के बाद संगीत के अन्य ग्रंथ जैसे कि मतंग की विदेशी है, सारंग देव की संगीत रत्नाकर है, हरिपाल की संगीत सुधाकर है, राजमाता की स्वर मेल कला निधि है, और बहुत सारे संगीत के विकास के बारे में हमको जानकारी मिलती है। नाट्यशास्त्र पहला है भरत मुनि का, उसके बाद और भी लोगों ने अपने बहुत से ग्रंथों को लिखा जिसमें हम लोग को संगीत की शैली की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट अबाउट सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों पर वाद्य यंत्रों का कोई प्रमाण ही नहीं मिला है। कोई वाद्य यंत्र नहीं मिला सिंधु घाटी खुदाई में। जैमिनी ब्राह्मण सामूहिक रूप से नृत्य और संगीत की बात करता है। हिंदुस्तानी संगीत में ध्रुपद शब्दों में विचलन रहित एक शुद्ध संगीत है। जो ध्रुपद गायक है उसमें विचलन नहीं होता, देयर इज नो डिस्टर्बेंसेस। इज इट राइट? इट्स रॉन्ग।
पहला तो है कि सिंधु घाटी सभ्यता में वाद्य यंत्र मिले हैं, बांसुरी मिला है, और भी रावण हत्ता जैसा भी वाद्य यंत्र, रावण हत्ता एक प्रकार का वाद्य यंत्र हुआ करता था। जैमिनी ब्राह्मण सामूहिक रूप से नृत्य और संगीत की बात करता है। ध्रुपद शब्दों में विचलन रहित एक शुद्ध संगीत है। ध्रुपद जो है विचलन रहित एक शुद्ध संगीत है। सप्तक के बारे में विचार कीजिए। सप्तक मनोभाव गायन के माध्यम से विकसित होता है। बीट्स का लयबद्ध समूह है, 7 स्वर है या विभिन्न समूहों में रागों का वर्गीकरण की एक प्रणाली है। सप्तक का सीधा अर्थ होता है सरगम, 7 स्वर। वाद्य यंत्रों के गायन और वादन के माध्यम से जो मन के भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें रस कहा जाता है। बीट्स के लयबद्ध समूह को ताल कहते हैं और विभिन्न समूहों के रागों के वर्गीकरण की एक प्रणाली को थाट कहते हैं। विभिन्न समूहों के रागों का जब क्लासिफिकेशन किया जाता है तो वो थाट कहलाता है, और बीट्स के लयबद्ध समूह को ताल कहते हैं। वाद्य यंत्रों के गायन और वादन के माध्यम से जो मनोभाव उत्पन्न होता है उसे रस कहा जाता है, और एक साथ 7 स्वरों में सप्तक या सरगम गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट राजवंश। किस राजवंश से संबंधित है? झांसी के निकट जो देवगढ़ में एक मंदिर है, बुद्ध की जो विशाल तांबे की मूर्ति मूल रूप से सुल्तानगंज से मिली है, वो किस वंश से जुड़ा हुआ है? दिल्ली स्थित लौह स्तंभ और बाघ की गुफा की जो चित्रकला है, ये चारों के चारों जो है गुप्त वंश से जुड़े हुए हैं। सभी के सभी जो मैंने बताया, चाहे वो झांसी के निकट देवगढ़ का मंदिर हो, बुद्ध की विशाल तांबे की जो मूर्ति जो सुल्तानगंज से मिली है, दिल्ली का जो लौह स्तंभ है, और यहाँ तक कि बाघ की जो गुफा चित्रकला जो है, वो सभी के सभी गुप्त वंश से जुड़े हुए हैं। लेट्स सी अबाउट इट। देखिए, गुप्त काल का दिल्ली लौह स्तंभ अभी भी जंग से मुक्त है। बहुत ही अजीब, एक तरह से कहे तो इंजीनियरिंग का नमूना है। ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं भी हैं जो गुप्त काल के चित्रों को देखा गया है। इसके अलावा अजंता के भित्ति चित्र ज्यादातर जातक कहानियों के रूप दर्शाए गए जो बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए हैं। गुप्त कला पर गंधार शैली का बहुत ही कम प्रभाव पड़ा है, लेकिन मथुरा में सीधी खड़ी हुई जो बुद्ध की सुंदर प्रतिमा है, उसमें ग्रीक शैली को प्रदर्शित किया गया है। सारनाथ स्थित बुद्ध की प्रतिमा गुप्त काल की एक अनूठी कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट उदयगिरी की गुफाएं। हाथी गुम्फा शिलालेख के प्रसिद्ध है। उदयगिरी की जो गुफा है वो हाथी गुम्फा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है, जिसे देवनागरी लिपि में उकेरा गया है। देवनागरी लिपि में उकेरा गया है, इज इट राइट और नॉट? उत्तरवर्ती मौर्य काल में स्तूप विशाल और अधिक सजावटी हो गए थे। मतलब जो गुप्त काल में या जो मौर्य काल में जो स्तूप बनते थे वो विशाल नहीं थे, छोटे आकार के थे, और आगे चल के जो उत्तरवर्ती मौर्य काल आया उसमें स्तूपों का आकार बढ़ना चला गया और उसके बाद अधिक सजावटी हो गए। गंधार चित्रकला शैली पर ग्रीक और रोमन प्रभाव का प्रभाव था, तो स्वाभाविक है गांधार कला चित्रकला में ग्रीक और रोमन शैली का प्रभाव तो पड़ेगा ही। बट उदयगिरी की गुफाएं जो है हाथी गुम्फा शिलालेख के प्रसिद्ध है, जिसे ब्रह्मी लिपि में उकेरा गया, ना कि देवनागरी लिपि में। उत्तरवर्ती मौर्य काल में स्तूप विशाल और अधिक सजावटी हो गए। लकड़ी और ईंट के स्थान पर पत्थर का उपयोग किया जा रहा था। पश्चिमी सीमांत क्षेत्र पंजाब, जो आज आधुनिक पेशावर है, अफगानिस्तान है, में गंधार चित्र शैली का विकास हुआ था। ग्रीक आक्रमणकारियों के साथ ग्रीक और रोमन मूर्तिकारों का आगमन हुआ था, जिसने इस क्षेत्र की स्थानीय परंपराओं को बहुत ही प्रभावित किया था। गंधार शैली इंडो ग्रीक इंडियन स्कूल आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। गंधार शैली इज ऑल्सो नोन एज ग्रीक इंडो स्कूल ऑफ आर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता। जो ऐसे स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता में खोदे गए जो भारत में है वो कौन कौन से है? क्या हड़प्पा, राखीगढ़ी, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो और रोपड़? यू नो अबाउट दैट। ये जो मोहनजोदड़ो है और ये जो हड़प्पा है, ये भारत में नहीं है, बल्कि यह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में स्थित है। भारत में उत्खनित जो महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता है उसके जो कुछ स्थल है, जैसे गुजरात में लोथल और धौलावीरा है, हरियाणा में राखीगढ़ी है, पंजाब में रोपड़ है, और राजस्थान में कालीबंगा और बालाथल है। वंस अगेन,
गुजरात में लोथल और धोलावीरा, हरियाणा में राखीगढ़ी, पंजाब में रोपड़, ओके, और फाइनली राजस्थान में कालीबंगा और बालाथल। अब कालीबंगा से एक प्रश्न बनाया जा रहा है कि कालीबंगा के संबंध में कौन कौन से कथन सही दिए गए हैं। राजस्थान के कालीबंगा से प्राचीनतम जुताई वाले कृषि क्षेत्र के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यह एक ऐसा स्थल है जहां सबसे पहले पुरातात्विक रूप से भूकंप के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अभी हाल में कुछ रिसर्च हो रहा था तो इससे पता चला कि क्या भूकंप के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। तो जी हाँ, दोनों के दोनों कथन सही है। कालीबंगा का उत्खनन जो है डॉक्टर बी बाल ने किया था और यह प्राचीनतम 2800 ईसा पूर्व जुताई वाले कृषि के क्षेत्र यहाँ पर प्रमाण हुए हैं। यह एक ऐसा स्थल है जहां सबसे पहले पुरातात्विक रूप से भूकंप के प्रमाण दर्ज किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, एहोल शिलालेख को भारतीय वास्तुकला के उद्गम स्थल के रूप में जाना जाता है। एहोल शिलालेख किसके शासनकाल के तहत जारी किया गया था? तो एहोल शिलालेख चालुक्य वंश के शासनकाल में जारी किया गया था। एहोल चालुक्यों की प्रथम राजधानी थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कई मंदिरों का इसमें निर्माण किया गया था। एहोल के कई शिलालेख, एहोल में बहुत से शिलालेख मिले हुए हैं, लेकिन मेगुटी मंदिर में जो शिलालेख प्राप्त हुआ है वह पहला एहोल शिलालेख के रूप में लोकप्रिय हुआ है, जिसके इतिहास में बहुत ही बेहतरीन जगह मिला है। पुलकेशिन द्वितीय द्वारा जारी किया गया एहोल शिलालेख उसके शासनकाल के बारे में, और शायद फ्रेंड्स पुलकेशिन द्वितीय का जो लड़ाई हुआ था वो किसके साथ हुआ था, क्या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं? अगर आप इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली बताइएगा कि पुलकेशिन द्वितीय और किसके साथ लड़ाई हुआ था जिसमें पुलकेशिन द्वितीय को जीत मिली थी और उसने उसको हरा दिया था। वो भी एक महान प्रतापी राजा था। लेट्स कमेंट ऑन इट। अगला है बाड़ो छम। ये बाड़ो छम के बारे में बताइए, क्या क्या जानते हैं? बाड़ो छम अरुणाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है। बाड़ो छम अच्छाई और बुराई की कहानी पर बेस्ड है। इसमें कलाकार विभिन्न जानवरों के मुखौटे पहनते हैं। जो आपको मैंने बाड़ो छम के बारे में बताया वो तीनों के तीनों कथन अर्थात अरुणाचल प्रदेश का यह लोक नृत्य है, बिल्कुल सही है। अच्छाई और बुराई पर आधारित एक कंसेप्ट कहानी है और इसमें कलाकार विभिन्न जानवरों के मुखौटे पहन लेते हैं। बाड़ो छम, बाड़ो छम जो है अरुणाचल प्रदेश, त्योहारों के दौरान कलाकार विभिन्न जानवरों के मुखौटे पहनना। उद्देश्य अच्छाई और बुराई की जीत। अच्छाई और बुराई की नहीं है, बुराई पर अच्छाई की जीत। सत्य की जय हो, असत्य का पराजय हो। राम जी की सेना चली, आपने सुना ही होगा, तो सत्य की जीत है। यहाँ पर भी वही बात है। बाड़ो छम पश्चिम कार्बिंग जिले के जनजाति द्वारा मनाया जाता है। कई वाद्य यंत्रों की ध्वनि पर इसका प्रदर्शन किया जाता है। बाड़ो छम। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में धातु के कार्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तांबा, टीन, सोना, चांदी स्थानीय रूप से आसानी से उपलब्ध थे। इस प्रकार उन्हें दूरस्थ स्थानों से आयात करने की कोई जरूरत नहीं होती थी। क्या हड़प्पा स्थल में या हड़प्पा सभ्यता में धातु के कार्यों में इतनी प्रचलन था, इतना बहुत व्यापक था कि वो दूसरे से आयात नहीं करते थे? भारतीय उपमहाद्वीप में धातु विज्ञान का सबसे पहला साक्ष्य मेहरगढ़ से ही मिला हुआ है। तो आपको पता होगा इसमें पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि तांबा, टीन, सोना, चांदी स्थानीय रूप से आसानी से उपलब्ध नहीं होते थे। हालांकि इनका दूरस्थ स्थानों से आयात निर्यात चलता रहता था। हड़प्पा वासियों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ कच्चे माल स्थानीय रूप से उपलब्ध थे। वहीं तांबा, टीन, सोना, चांदी, कीमती पत्थर जैसे धातुओं का दूसरे जगह से लाया जाता था। भारतीय उपमहाद्वीप में धातु विज्ञान का जो सबसे पहला साक्ष्य मिला है वो बलूचिस्तान के मेहरगढ़ 6500 ईसा पूर्व से प्राप्त हुआ है, जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है। बच्चे की कब्र में एक तांबे का मनका मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीघाट चित्रकला से। बंगाल का जो कालीघाट चित्रकला है उसके बारे में आप विचार कीजिए और बताइए कि इसमें ऐसे चित्रों को चित्रित किया गया है जिन्हें लिथोग्राफी द्वारा फिर से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। लिथोग्राफी के माध्यम से चट्टानों पर फिर से उसको उकेरा नहीं किया जा सकता है। यह चित्रकला प्राकृतिक, राष्ट्रवादी, धर्मनिरपेक्ष विषयों के चित्रण तक ही सीमित थी। मेरे ख्याल से आप में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोनों के दोनों कथन सही नहीं है, क्योंकि ये जो चित्रकला है, समय के साथ चित्रकला में, भारतीय चित्रकला में एक पृथक शैली का जन्म हुआ, पृथक शैली का विकास हुआ। उसमें से एक कालीघाट के कलाकारों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। उन्होंने सरल चित्रों का चित्रण किया।
आसानी से लिथोग्राफ द्वारा पुनः उस पर लिथोग्राफ के द्वारा आसानी से चट्टानों पर फिर से उसको चित्रित किया जा सकता था। हिंदू देवी देवता और भी पौराणिक ग्रंथों के माध्यम से उनके पात्रों को चित्रण करना, कालीघाट चित्रकला विभिन्न प्रकार के विषय उसको इसको प्रतिबिंबित करने की कोशिश करता था। कलाकारों ने धर्मनिरपेक्ष विषयों और व्यक्तियों को भी चित्रित किया। इस प्रक्रिया में स्वतंत्रता आंदोलन की भूमिका निभाई। टीपू सुल्तान और रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीर पत्रों का भी इसमें चित्रण किया गया है। ध्रुपद के बारे में आपको पूछा गया है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद शैली के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। देखिए, ध्रुपद शास्त्रीय संगीत है, बिल्कुल सही है कि शास्त्रीय संगीत है, और यह आईने अकबरी में उल्लेख किया गया है। आईने अकबरी जो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, क्या उसमें उसका उल्लेख है। दूसरा है कि ध्रुपद आलाप में जो वाक्य की जो शुरू होता है वो धीमे से स्टार्ट होता है और फिर वो चिंतनशील होते जाता है और इसकी फिर ताल में लगातार वृद्धि होती है। यह शास्त्रीय गायन की खयाल शैली का एक उप समुच्चय है। बिल्कुल मेरे ख्याल से आप पकड़ लिए होंगे कि बादशाह अकबर के शासनकाल में और इतिहासकार उसका जो दरबारी कवि था अबुल फजल, उसने आईने अकबरी में ध्रुपद पद का 4 तुकान पंक्तियों के रूप में उसको परिभाषित किया। 4 तुकान पंक्तियां। ध्रुपद आलाप का आचरण मंत्र उक्ति के शब्दांश का उपयोग करके किया जाता था। शुरू में धीमा धीमा होता था, धीमे और उसके बाद फिर ताल में वृद्धि होती थी लगातार। ध्रुपद और ख्याल शास्त्रीय गायन। ध्रुपद और ख्याल शास्त्रीय गायन के 2 रूप हैं जो वर्तमान में उत्तर भारत में बहुत ही प्रचलित है। ध्रुपद और शास्त्रीय गायन। ख्याल, आपको पता होगा 2 ध्रुपद गायक के नाम बता दीजिए तो मुझे कम से कम, या फिर मुझे बताइए कि जो छठ मैया का जो गीत गाया गया है पूनम सिंह के द्वारा, कौन सिंह है, शायद कोई सिंह ही है, कल्पना सिंह शायद, वो किस प्रकार की गायन गाती है, ध्रुपद गायिका है या फिर ठुमरी है या फिर ख्याल गाती है। अगला क्वेश्चन है ठुमरी से। ठुमरी और शास्त्रीय भारतीय संगीत की एक सामान्य शैली है जिसकी उत्पत्ति उड़ीसा में हुई है, जिसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र में हुई है, जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई, जिसकी उत्पत्ति राजस्थान में हुई है। विच आर द करेक्ट। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में ठुमरी को हिंदी क्रिया में ठुमकने के कहते हैं, ठुमकना। ठीक है, ओके, दिस इज सफिशिएंट फॉर दिस वीडियो। वॉच दिस वीडियो 2 or 3 times. You will be definitely very benefits about it. Thanks a lot for watching this video once again. Goodbye.